नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं, बृहस्पति के सफर पर। वो हिंदू परंपरा की एक ऐसी हस्ती है जिनकी कहानी एक ऋषि से शुरू होकर एक ग्रह तक पहुंच जाती है। वाकई ये कहानी बहुत ही कमाल की है। तो इस पड़ताल की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट यानी जुपिटर का पुराने जमाने के कॉस्मिक लॉ और कुछ बागी किस्म के फिलोसोफर्स से आखिर क्या कनेक्शन हो सकता है? यही सवाल आज हमारी पूरी चर्चा का केंद्र है। ठीक है, तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति की सबसे जानी पहचानी पहचान की। वो थे देवगुरु, यानी देवताओं के गुरु, और उनके सबसे बड़े सलाहकार। और जब हम कहते हैं देव, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, हिंदू मान्यताओं में देव वो दिव्य शक्तियां हैं जो स्वर्ग लोक में रहती हैं, और बृहस्पति वही थे इन सबके टीचर। आप अंदाजा लगाइए कि उनका रुतबा कितना बड़ा था। ऋग्वेद, जो सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है, उसमें उनके बारे में लिखा है, वो ऋषि जो पहले महान प्रकाश से पैदा हुए, जिन्होंने अंधेरे को दूर भगाया। ये लाइन उनके महान और पवित्र मूल को दिखाती है। लेकिन बात सिर्फ किताबी ज्ञान की नहीं थी, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। कहते हैं कि बृहस्पति के धनुष की डोरी रित से बनी थी। अब ये रित क्या है? ये वो कॉस्मिक नियम है, वो बैलेंस है जिस पर पूरा ब्रह्मांड और धर्म टिका है। मतलब वो सिर्फ सिखाते नहीं थे, बल्कि यूनिवर्स के ऑर्डर को मेंटेन भी करते थे। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं, और यहीं पर आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। ये जो महान ऋषि हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, असल में वो हमारा प्लैनेट जुपिटर भी हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना। बाद के वैदिक और मिडीवल टेक्स्ट में ऋषि बृहस्पति और हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े ग्रह को एक ही मान लिया गया। सोचिए, एक माइथोलॉजिकल फिगर से एक एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी तक का सफर, कितना कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन है ये। और देखिए, ये सिर्फ कोई कहानी या कल्पना नहीं थी। इस टेबल को देखिए जरा। ये दिखाता है कि पुराने जमाने के भारतीय एस्ट्रोनॉमर्स ने जुपिटर के ऑर्बिट को कितनी सटीकता से कैलकुलेट किया था। सूर्य सिद्धांत का अंदाजा देखिए, आज की मॉडर्न कैलकुलेशन के कितना कितना करीब है। ये सच में दिमाग चकरा देने वाला है। और यहाँ एक और मजेदार कनेक्शन है। बृहस्पति की तुलना रोमन गॉड जुपिटर से की जाती है। एक देवताओं के गुरु हैं, दूसरे देवताओं के राजा। पर सबसे कमाल की बात क्या है? दोनों के नाम पर हफ्ते का एक ही दिन है, थर्सडे, यानी बृहस्पतिवार। इससे कहीं ना कहीं एक कॉमन इंडो यूरोपियन हेरिटेज की झलक मिलती है। तो अब तक हमने क्या देखा? एक दिव्य गुरु, एक विशाल ग्रह। पर बृहस्पति का असर सिर्फ यहीं तक नहीं था। अब हम ये देखेंगे कि इस सेलेस्टियल ऋषि ने एस्ट्रोलॉजी और कानून यानी लॉ के जरिए इंसानी मामलों पर कैसे अपना असर डाला। ये चार्ट बृहस्पति के रोल को बहुत अच्छे से समझाता है। वो नवग्रह का हिस्सा है, वो 9 सेलेस्टियल बॉडीज जो ज्योतिष में हमारी जिंदगी पर असर डालती हैं। ज्योतिष में उनका एक बहुत बड़ा मकाम है। और हाँ, जैसा हमने अभी बात की, गुरुवार का दिन तो पूरी तरह उन्हीं को समर्पित है। तारों और ज्योतिष से भी आगे बृहस्पति का नाम एक और बहुत बड़ी चीज से जुड़ा है। एक बहुत ही अहम लेकिन अब खो चुका प्राचीन ग्रंथ जो कानून और न्याय पर था, बृहस्पति स्मृति। इसने तो बृहस्पति की पहचान में एक पूरी नई लेयर ही जोड़ दी। वो एंशिएंट इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस के एक फाउंडिंग फिगर बन गए। और भले ही ओरिजिनल टेक्स्ट आज हमारे पास नहीं है, स्कॉलर्स ने दूसरे ग्रंथों में इसके जिक्र से लगभग 2400 श्लोकों को दोबारा जोड़ा है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ये कितना विशाल और महत्वपूर्ण टेक्स्ट रहा होगा, शायद मनुस्मृति से भी ज्यादा बड़ा। बृहस्पति स्मृति इस बात के लिए बहुत मशहूर थी कि उसने न्याय की पूरी प्रक्रिया को एक सिस्टम में बांधा था। मतलब पहले शिकायत दर्ज होगी, फिर सबूत और गवाह पेश किए जाएंगे, फिर उस पर बहस होगी और आखिर में जाकर फैसला सुनाया जाएगा। एक पूरा प्रोसीजर। अब कहानी के सबसे हैरान कर देने वाले हिस्से के लिए तैयार हो जाइए। एक ऐसा मोड़ जो देवताओं के गुरु को एक ऐसी फिलॉसफी से जोड़ता है जो देवताओं को ही नहीं मानती थी। तो देखिए, एक तरफ तो बृहस्पति हैं, दिव्य गुरु, धर्म और कॉस्मिक ऑर्डर के प्रतीक। ये उनकी मेन इमेज है ना? लेकिन उन्हीं के नाम पर एक और फिलॉसफी थी, एक ऐसी फिलॉसफी जो पूरी तरह मटीरियलिस्टिक थी, जो ईश्वर को नहीं मानती थी।
ये कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है, सोचिए। एक तरफ देवगुरु और दूसरी तरफ वो सोच जो देवताओं के होने पर ही सवाल उठा दे। इस फिलॉसफी का बेस था बृहस्पति सूत्र नाम का एक टेक्स्ट। इसी से चारवाक स्कूल ऑफ फिलॉसफी की शुरुआत हुई। इनका मानना था कि सच सिर्फ वो है जिसे हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जिसे हम सीधे महसूस कर सकते हैं। भगवान, आत्मा, अगला जन्म, इन सब कॉन्सेप्ट्स को ये पूरी तरह से नकारते थे। तो इतनी सारे अलग अलग और कॉम्प्लेक्स आइडियाज, इन सब को मिलाकर एक तस्वीर कैसे बनती है? चलिए आखिर में देखते हैं कि बृहस्पति को पूजा के लिए किस रूप में देखा जाता है, एक ऐसी छवि जो आज भी जीवित है। बृहस्पति की जो मूर्ति या तस्वीर बनती है वो बहुत खास होती है। शरीर सोने का, पैरों पर नीली धारियां और उनका रथ 8 सफेद घोड़े खींचते हैं। और इसमें भी ना अलग अलग जगहों पर थोड़ा फर्क है। जैसे साउथ एशिया में उनके हाथ में सोम का पात्र होता है, देवताओं का वो दिव्य ड्रिंक। वहीं दूसरी जगहों पर उनके हाथ में एक छड़ी और माला होती है। पौराणिक कहानियों में एक बड़ा दिलचस्प किस्सा भी है। उनकी पत्नी थी तारा, जिन्हें तारों का रूप माना जाता है। उन्हें चंद्रदेव यानी मून गॉड ने किडनैप कर लिया था और उन्हीं से प्लैनेट मर्क्यूरी यानी बुध का जन्म हुआ। मतलब पूरा कॉस्मिक फैमिली ड्रामा। और ये बातें सिर्फ पुरानी किताबों में नहीं हैं, ये आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। आज भी गुरुवार का दिन बृहस्पति का दिन माना जाता है। लोग नवग्रह परंपरा के तहत उनके मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं। ये दिखाता है कि उनकी लेगेसी कितनी गहरी और जीवंत है। तो एक ऋषि, एक ग्रह, एक कानून बनाने वाला और एक बागी। बृहस्पति के इतने सारे रूप हैं। इनमें से कौन सा रूप आज की दुनिया को समझने में हमारी सबसे ज्यादा मदद करता है? ये सवाल अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि कैसे एक ही आइडिया वक्त के साथ कितने अलग अलग चेहरे अपना सकता है ना सोचने वाली बात। Please like, share and subscribe.